लैंडिंग। भाई साहब सुपर हीरो लैंडिंग करेगी। सुपर हीरो लैंडिंग। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित वॉर 2 का सीन हमें बहुत पसंद आया। उस सीन की लाइटनिंग अच्छी थी, एंटिसिपेशन तगड़ा था, एंड फाइट कोरियोग्राफी एंड स्टंट्स भी काफी नेचुरल लग रहे थे। बट जब आज वॉर 2 का पहला टीजर रिलीज किया गया तो पब्लिक भी लाइक, क्योंकि इट वाज लाइक पोलर फकिंग अपोजिट। यहाँ ना लाइटनिंग अच्छी है, ना साउंड डिजाइनिंग अच्छी है, ना स्टोरी अच्छी लग रही है, ना एंटिसिपेशन बिल्ड हो रहा है, ना एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी लग रही है, ना कैमरा वर्क अच्छा लग रहा है। There are just a lot of bad things to speak about. And after watching this video, I assure you कि तुम जान जाओगे कि how to not make a teaser and why War 2's teaser feels so fucking generic. तो इस टीजर में ना काफी ऑब्वियस कमियां हैं, जैसे डायलॉग्स, एनटीआर's वॉइस थिन था। बट उन सारी चीजों पर आने से पहले लेट्स एड्रेस द बिगेस्ट एलिफेंट इन द टीजर, बैड विजुअल्स। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। इस सीन में ग्रीन स्क्रीन इतना ज्यादा ऑब्वियसली नजर आता है भाई, इससे अच्छा क्रोमा मैं अपने लैपटॉप पे कर लूं भाई। पिछले 6 साल से तुम ये मूवी बना रहे हो और तुमने ये बनाया, वो भी इस सिनेमेटोग्राफी पे। ये सिनेमेटोग्राफी अयान मुखर्जी की तो भाई कहीं से भी फील नहीं होती। ये टीजर देखकर बिल्कुल वही फील आती है जो स्पाई यूनिवर्स की हर मूवी देख के तुम्हें आती होगी, क्योंकि इनकी सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल सेम फील होती है। एंड शायद बॉलीवुड वाले यही समझने में गलती कर जाते हैं। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग अलग डायरेक्टर्स इसीलिए लाए जाते हैं ताकि आपकी मूवीज में डाइवर्सिटी दिखे, आपको दिखे कि आपकी हर मूवी एक जैसी फील नहीं होती है। और आप अलग डायरेक्टर लाने के बाद भी शायद आपको उनको ये फोर्स कर रहे हो कि यार तुम वही सिनेमेटोग्राफी दिखाओ जो सिद्धार्थ आनंद दिखाते हैं। आई मीन तुम इस टीजर का कोई भी फ्रेम उठा के पठान टाइगर जिंदा है या किसी भी टाइगर मूवी में एक बार लगा दो एंड यू वोंट फील एनी डिफरेंस भाई, क्योंकि बिल्कुल सेम ही फील होते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला, ये मूवी पिछले 6 साल से बन रही है एंड तुम यहाँ पे कैरेक्टर्स के ग्रीन स्क्रीन एड्स देखो भाई, बिल्कुल भाई जेनरिक एज फक क्रोमा। आई मीन यार इतना गंदा क्रोमा कैसे कर सकता है यार कोई, टैम ब्रो। वो भी अयान मुखर्जी की पिक्चर में, जिस आदमी ने ब्रह्मास्त्र बनाई थी भाई। क्या इंडियन सिनेमा में तो वीएफएक्स एंड सीजीआई के नाम पर मास्टरपीस है वो मूवी। एंड ये मत बोलना कि इस मूवी को उन्होंने टाइम कम दिया भाई। ब्रह्मास्त्र को उन्होंने 10-12 साल दिए थे, इसको भी तो 6 साल दिए हैं यार। और वो अभी पिछले 2-3 साल से भले ही आए हैं, लेकिन स्टूडियो तो पिछले काफी टाइम से काम कर रहा होगा ना इसके प्री प्रोडक्शन पर। एंड इसके प्री प्रोडक्शन पर बात मुझे करनी है क्योंकि भाई इसके डायलॉग्स बहुत गंदे हैं। लेकिन अभी हम जब सिनेमेटोग्राफी पर बात कर ही रहे हैं तो अभी बात कर लेते हैं एक्शन की। इस ट्रेलर का एक्शन भी एकदम जेनरिक एज फक फील होता है। तो बॉलीवुड का चॉपी वाला एक्शन नहीं होता है भाई, हर सीन के साथ हर एक कट भाई बिना बात कैसे भी बस चल रहा है कुछ भी। मैं जान रहा हूँ एनटीआर एंड ऋतिक रोशन भाई दोनों बहुत कमाल के एक्टर हैं, दोनों बहुत अच्छा एक्शन कर सकते हैं, बट आप उनके साथ ये दिखा रहे हो। उन एक्शन सीन्स के बीच में जो डायलॉग्स आपने सुनाए, जो मैं अभी बोल रहा था कि मुझे बात करनी है भाई, कितने गंदे डायलॉग लिखे हैं इन लोगों ने। डायलॉग्स को तो फिर भी एक बार को अगर नजरअंदाज किया जाए तो इन डायलॉग से जो स्टोरी का अंदाजा लग रहा है कि इस मूवी की स्टोरी क्या हो। एक डायलॉग में एनटीआर बोलते हैं कि कबीर तू रॉ का सबसे बेस्ट एजेंट था बट अब नहीं है, जो कि शायद से ये दिखाता है, देखो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये लोग अभी भी पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं एंड पाकिस्तान से ही दिखा दे अपने एनटीआर के कैरेक्टर, क्योंकि वो भाईजान वाला स्कार्फ वगैरह भी दिखाया गया था उनके गले में। एक्चुअली लोग बोल रहे हैं वो स्कार्फ है, वो स्कार्फ नहीं, उन्होंने हैंकी बांधकर एंट्री ली होगी शायद चेहरे पे अपने, फिर वही नीचे कर लिया है कूल देखने के लिए, वो सब चलता रहता है। बट मैं बात कर रहा हूँ इसके डायलॉग्स की। तो डायलॉग से जो हमें स्टोरी का अंदाजा लग रहा है उससे ये पता चलता है कि शायद एनटीआर भी रॉ का ही एक एजेंट है एंड शायद वो थोड़ा सा हीरो नहीं एंटी हीरो टाइप है, जिसकी वजह से वो विलनिश टोन में हमें दिखाया जाएगा। क्योंकि जब कबीर को हमें पता चल चुका है कि वो टाइगर 3 के एंड में जैसे हमको बताया गया था, आशुतोष राणा के कैरेक्टर ने उसको इंसानियत से ऊपर उठने वाला मिशन दिया था, उसकी मोरालिटी हिला देने वाला मिशन दिया था कि उसको जाके एक क्वाइट लिटरली एक मैसेकर करना है। वो एक ऐसा मिशन होगा जिसमें उसे अपनी इंसानियत, अपनी मोरालिटी सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हो सकता है इसके बाद अब कबीर थोड़े से ग्रे शेड में चला गया है एंड उसे रोकने के लिए हो सकता है रॉ को जरूरत पड़ी हो एंड उन्होंने अपने दूसरे सेकंड बेस्ट एजेंट जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को भेजा है, जो कि एनटीआर का कैरेक्टर किसी कारणवश हो सकता है कबीर से थोड़ी सी जेलसी फील करता हो एंड वो अब उसे इस चीज का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि अब ये रहेगा ही नहीं तो भाई अपन फर्स्ट हो जाएगा। बहुत खराब कैसे मैं मान रहा हूँ, बट हो सकता है, ठीक है, चांसेस तो हैं भाई। बॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स, उनकी स्टोरीज कितनी जेनरिक कैसे होती हैं तुम सब सोच ही सकते हो, ठीक है। एंड इसी चीज से एक सवाल ये भी आता है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई अगर एनटीआर का कैरेक्टर इस मूवी में विलन है, एंड बॉलीवुड की मूवीज में तो विलन अक्सर मर ही जाते हैं पिक्चर के लास्ट में, तो वो नहीं होगा इस पिक्चर में। क्योंकि भाई देखो RRR देने के बाद एनटीआर अब एक काफी जूनियर एनटीआर एक काफी बहुत ज्यादा बड़े इंटरनेशनल एक्टर तुम मान सकते हो इस वक्त इंडिया से उनको, एंड तुम उनको अपनी एक पिक्चर में लेके बस ऐसे ही मार दोगे, इतना चूतिया कोई नहीं होता है भाई, ठीक। अगर वो एक एंटी हीरो निकले इस मूवी के लास्ट में तो हो सकता है उनको आगे अपने सोलो प्रोजेक्ट्स भी मिले, आगे की मूवीज में उनको और भी काम मिले। एंड अगर वो विलन ही हैं, वो एंटी हीरो नहीं है, वो क्वाइट लिटरली एक विलन ही है, तो फिर आई थिंक उनको इस यूनिवर्स का बिग बैडी बनाया जाएगा। जिससे मुझे याद आया कि यार बिग डैडी बनाने के लिए कैरेक्टर को आपको ऑरा देने की जरूरत होती है। ऑरा लेवलिंग आप अपने सोलो लेवलिंग से भी सीख सकते हो भाई, बहुत अच्छे से सिखाया उन लोगों ने। बट फिर भी आप ऋतिक रोशन को इतनी अच्छी अच्छी एंट्रीज दे रहे हो उस कैरेक्टर को भाई, उसके हाथ पर कितना तगड़ा फोकस किया गया है, ठीक है, मेरे शायद दोनों हाथों में भी नहीं आए उसके आम,
इतने तगड़े बाइसेप ट्राइसेप्स का फ्लेक्स करने के बाद ऋतिक रोशन को जब दिखाया जाता है वो उनकी वो आंखें, भाई क्या क्या एंट्री है, क्या ऑरा फील होता है कबीर का। एंड आपने जूनियर एनटीआर को कैरेक्टर को बस ऐसे ही दिखा दिया। उनका ना हेयर स्टाइल कुछ यूनिक है, ना कपड़े कुछ यूनिक हैं, भाई कोई स्टाइल ही नहीं है कैरेक्टर में आपके। खैर वो फिर भी एक पर्सनल चॉइस आ जाती है डायरेक्टर की कि आप अपने कैरेक्टर को कैसा दिखाना चाहते हो। बट एक चीज जो मैं पर्सनली डिमांड करना चाहूंगा, क्योंकि भाई अपने इंडिया के दो वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इस वक्त आपके पास हैं इस मूवी में। जैसे वॉर 1 में हमको टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन का एक फेस ऑफ दिखाया गया था, एक डांस नंबर जय शिवशंकर। भाई मैं आज भी कभी कभी वो देखता हूँ, क्या क्या डांस किया था दोनों ने उसमें। मैं चाहता हूँ कि इस मूवी में वॉर 2 में हमें जूनियर एनटीआर, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो भले ही थोड़े से हैवी दिखते हैं आपको, लेकिन बहुत एनर्जेटिक डांस करता है वो बंदा। मैं चाहता हूँ कि भाई आप ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर के साथ एक तगड़ा सा डांस नंबर बनाओ, वो पिक्चर बिक जाएगी सिर्फ उसी के। लेकिन टॉपिक से भटकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भाई ये टीजर इतना जेनेरिक एस क्यों फील होता है। जिसका एक बहुत सिंपल सा जवाब आता है कि भाई इस टीजर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुमने आज से पहले नहीं देखा है। तुम्हें ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम वॉर 1 के ही अगर एक्शन सीन्स, अगर उनकी स्टोरी, अगर उनकी ये कार और बाइक की रेस भी तुम सिमिलर समझ लो, लास्ट में 1v1 वाला तुम जो हैंड टू हैंड फेस ऑफ दिखाया गया है वो भी सिमिलर ही मान लो एक बर्फीली जगह पे। भाई कुछ भी बहुत ज्यादा खास डिफरेंट नहीं लग रहा है ये टीजर देखकर, क्योंकि इसमें जो भी है वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसा फील होता है। वही सेम स्टोरी, वही रेस एंड सेट, वही क्लाइमैक्स, कुछ भी नया नहीं लग रहा है टीजर देख। उसके भी ऊपर से आपने कोई बहुत नया बीजीएम इसके लिए, बैकग्राउंड स्कोर इसके लिए क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि भाई जो कि भाई बहुत जरूरी होता है आपके सीन में एक अच्छा माहौल सेट करने के लिए, आपके पिक्चर की हाइप सेट करने के लिए। तुम अगर देखने जाओगे तो जेलर या अपनी वो टाइप की साउथ की पिक्चर देखोगे जिनमें अनिरुद्ध का बीजीएम होता है, यार वो पिक्चर है आधी तो उनकी हाइप सिर्फ उस बीजीएम से बनती है ब्रो। अपनी पिक्चर के लिए एक नया बीजीएम तक नहीं बना रहे हो आप। वही जो वॉर 1 का आपका बीजीएम था उसी को बस थोड़ा सा और मॉडिफाई करके वही लगा दिया है आपने इन दी लास्ट। उसके भी ऊपर से जो मैं एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूंगा कि आपके टीजर में यार एक रिदम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग थी। आपके टीजर में एक फील होनी चाहिए। तुम अगर कोई भी एक अच्छा टीजर देखने जाओगे ना जिससे हाइप बनी होगी, तुम याद कर लेना कोई भी टीजर जो तुम्हें लगता है कि उसने हाइप बना दी थी, तुम अगर वो टीजर देखने जाओगे तो भाई तुम एक बहुत नॉर्मल सी चीज वहां पे नोटिस करोगे कि हर टीजर में ना एक बीट पे कट होता है। काफी सारे ऐसे मोन्टाज दिखाए जाते हैं जहाँ पे बीट पे कट होता है। वही सेम चीज मैंने अपनी सुपरमैन वाली वीडियो में भी ट्राई करने की कोशिश करी थी। भाई फर्स्ट टाइम था, ठीक है, बट तुम समझ रहे हो ना मैं जो भी बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो आपके टीजर में एक रिदम देता है जिससे कि लोग उससे इंटरटेन हो पाते हैं, उससे अच्छा समझते हैं, फिर उसके लिए हाई भी फील करते हैं। एंड आपने वो तक करने की जरूरत नहीं समझी यहाँ पे। एंड इन्हीं सब बातों की वजह से आपका टीजर एकदम जेनेरिक एज फक फील होता है। वॉर 2 को मैं अब तक 2025 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेशन बिल्ड करने वाली पिक्चर मान रहा था, बट भाई अब तो मेरी उम्मीदें काफी ज्यादा मर चुकी हैं। खैर फिर भी दैट्स ऑल यार। अगर तुम्हें मेरी सुपरमैन वाली वीडियो देखनी है तो फिर मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, जो मैं अभी कट टू बीट वाली बात कर रहा था, तुम्हें दिख जाएगी इसकी स्टार्टिंग में ही। एंड यस बाय।